वैसे परिचय नहीं है, पर लीना तो हमारी बहुत क्लोज है। भाई बहन की तरह हमारे साथ भी भाई बहन इनसे रिलेशन नहीं तो आप रिलेशन कर सकते जी हम लोग सेट परिवार पहले तो मेरे घर में तो बस स्वागत तो कर दूं सबका, बाकी तुमने डिटेल ज्यादा दी नहीं थी। अनामिका बाहर रह गई, बोलना बोलना, चलो कोई बात नहीं। जी ओके, नूतन जी के तो हम सब लोग शिष्य हैं, सबके सब। हाँ लेकिन हाँ बैचेस में बड़ा अंतर है, हम लोग 85 4 बैच के, ये लोग और 2000 बैच के होंगे, 2016 बैच के। वाह कितना बड़ा अंतर हो गया। चलो आशीष तुम्हारा स्वागत करें हम। आशीष तुम्हारा स्वागत करें तुम्हारे घर में। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज मेरे घर के प्रांगण में और पायस विजन मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक छोटा सा जो हम लोग ने संगोष्ठी रखी है और समाज के संभ्रांत लोगों के बीच में, जागरूक लोगों के बीच में, जो जागरूक वर्ग है मानसिक समस्याओं को लेके, उनके साथ बैठ के कुछ क्षण हम बैठ करके इस संजीदा विषय पर कुछ बात कर सकें और किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच सकें, इसके लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तो आए हुए सभी महानुभावों का, सभी अतिथिगणों का, सभी चीफ स्पीकर सबका मैं स्वागत करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए। और बड़ी खुशी की बात है, दुनिया गोल है, आज गेस्ट के रूप में वो लोग भी हैं जो कभी हमारे शिष्य हुआ करते थे। और जिन्होंने हमें पढ़ाया वो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो सबका एक बार फिर से स्वागत है और शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। हम लोग आइए आइए। ओके ओके आइए आइए मैम, नहीं प्लीज आप यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जो कि हमारे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर सुसाइड प्रिवेंशन डे के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि पायस विजन मेंटल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। पायस विजन मेंटल हेल्थ फाउंडेशन विगत 9 वर्षों से अपनी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रदान करती आई है और आगे भी इसी उद्देश्य के साथ कि वो लोगों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत करा सके, इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ती है। इसी उद्देश्य में अग्रसर होते हुए आज हम यहाँ पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आत्महत्या करना इंसान के लिए बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज पे कोई भी इंसान आत्महत्या करता है। जब वो पूरी तरीके से निराशा में घिर जाता है, उसको कोई भी आशा की उम्मीद नहीं दिखाई देती है, उसे लगता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ऐसे में हमें चाहिए कि अगर हमें आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है तो हम उसे बचा सकें, उसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। इसीलिए
WHO हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 7 लाख से भी अधिक लोग सुसाइड करते हैं, या फिर कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इन विचारों से घिरे रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे सुसाइड करना है। तो उसी में चर्चा करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं आशुतोष सिंह सर जी, जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने IIT कानपुर से M.Tech केमिकल इंजीनियरिंग करी है। कार्य करने के बाद अध्यापन कार्य में सर आए और सर ने समझा कि आध्यात्म ही जीवन है। आप भगवान शिव के पर आपने 8 खंडों की नॉवेल भी लिखी है, जिसमें से 2 नॉवेल प्रकाशित हो चुकी है और तीसरा सितंबर में प्रकाशित होने वाला है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पर मेरी तारीफ की गई, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर बहुत ही सामान्य अध्यापक है। दूसरी बात, संस्थान का सृजन है, इसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो विषय है, इसको विषय को समय सीमा में, सीमित समय सीमा में बांधना बड़ा दुष्कर है। आत्महत्या एक बहुत गंभीर विषय, बच्चों से लेकर और बुजुर्ग कोई इससे परे नहीं। जीवन में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने कभी ना कभी अपने जीवन में इस विषय में सोचा ना हो, अटेम्प्ट नहीं किया, वो अलग विषय। कभी ना कभी किन्हीं परिस्थितियों में उसके मन में विचार आता है। अब अगर हम बच्चों की बात करें, पहली चीज हम कारण पे बात करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों। अभी मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि झांसी में एक 17-18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर, उसके फादर GST कमिश्नर, तो उसने 8वीं मंजिल से छलांग लगाई। बच्चों के विषय में एक बात मुझे लगता है उनको समझानी चाहिए कि कोई भी एग्जाम आखिरी एग्जाम है, ये सबके लिए है, बच्चे हैं या बड़े हैं। ये जीवन में बहुत बार बार आती है। हमें लगता है कि शायद ये एग्जाम आखिरी एग्जाम, इस एग्जाम के बाद अब तो एग्जाम होना बाकी है। दुनिया के महान से महान लोग, आप अंबानी को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, महान से महान लोग, लता मंगेशकर को ले लीजिए, इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पढ़ा नहीं। इसके बाद भी दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया। कोई जरूरी नहीं है, ये आज के विषय नहीं, हम पिछले समय में भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए, अकबर की बात कर लीजिए, जिसको तो लिखना तो अलग विषय, पढ़ना भी नहीं आता था, अपना नाम भी नहीं पा सकता। विषय ये कि हमें सबसे पहले ये समझाना होगा कि कोई भी एग्जाम जीवन का आखिरी एग्जाम, इसके लिए पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वो चीजों को इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं कि लगता है यही करना ही होगा। एक विषय। दूसरा विषय आता है जो पेरेंट्स की समस्या है, यानी बड़े लोगों की समस्या। अभी कारण की बात करें, हमारे बहुत पुराने कहावत है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। खेती ताई पसारी है, जेती लंबी सवारी। आपके पास जितना लंबा कपड़ा हो उतना ही फैलाना चाहिए। हमारी समस्या में एक आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार अपने गांव गया 10 वर्ष पहले, तो हमारे अंकल लगते थे, वो मेरे पास बैठे थे, बोले बेटा मुझको बहुत समस्या है। हमने कहा बताइए।
बोले बेटा जूनियर हाई स्कूल में हमारी नौकरी है और उस समय उनकी तनख्वाह 35-40 हजार रुपये तनख्वाह थी। बोले साल में 5 लाख रुपए तनख्वाह आ जाती और गांव में हमारा खर्चा 2,000 रुपये महीने का भी नहीं और साल में 5 लाख रुपए आते हैं तो ज्यादा दिन की बात नहीं। हमको यहाँ पे जो डकैत प्रभावित इलाका था यहाँ के रहने वाले कि कुछ दिनों में हमको यहाँ के डकैत उठा ले जाएंगे और हमको मार डालेंगे, क्योंकि इतना पैसा हमें संभाल ही नहीं पाते। वो 3-4 साल में 15-20 लाख रुपए हो जाते हैं, हम इसको ले कहाँ जाए। ठीक उसके विपरीत कानपुर में हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी वही नौकरी कर रहे हैं, समान नौकरी, और उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और वो कर्ज में इतना दबे हुए हैं कि एक बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। दो समान नौकरी में दो समान लोग, दो समान समस्याओं और उसकी विषमताओं से घिरे आपको दिख। कारण है जो हमारे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया वो अध्यापक होने के बाद उनकी जो जीवन शैली है वो 15 लाख की कार से चलना चाहते। हमने उनसे यही बोला है, थोड़ा बुरा भी मान जाए कि अगर आप 15 लाख की कार से चलेंगे तो आप बताइए आपका जो प्रधानाध्यापक है या मिनिस्टर्स है वो क्या हेलीकॉप्टर से चलेंगे? आप ये मानिए आप अध्यापक हैं, आप 15 लाख की कार से चलने काबिल नहीं है, इसको मानिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और मुझसे नाराज भी हो गए, क्योंकि 500 साल पहले कबीर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। मतलब मैंने जितने लोगों को पढ़ा है उनमें से कबीर वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने बोला कि साची कहूं तो मारन धावा, सही तो बोल ही नहीं सकते आप, और झूठा जगपति आना, झूठ बोलते रहिए लोग बड़े खुश रहते हैं आपसे। आप सोचिए उसी समान इनकम में एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे बदमाश कहीं ना उठा ले जाए गांव में आते जाते, और उसी स्थितियों में एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो लोन में दबा जा रहा हूँ। स्थितियां यहाँ से कारण हैं, हम खुद कारण को जन्म देते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये तो बेसिक सी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात शुरू होती है, इसको कैसे समझें, कैसे हटाएं। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा आध्यात्म की तरफ चलना है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। आत्महत्याएं कहाँ ज्यादा है? जब विचार करिए, आत्महत्याएं सबसे ज्यादा है अमेरिका में, जापान में, साउथ कोरिया में, इंडिया में, रशिया में, चाइना में, यानी वो कंट्री जो सबसे तेज डेवलप कर रहा है। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया से 10 गुना कम आत्महत्याएं बांग्लादेश में। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे कम आत्महत्याओं के केस में। सूडान, कीनिया, युगांडा, जॉर्डन, जहां पे लोग लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खाने को रोटी नहीं है लेकिन कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। वहां का रेशियो बहुत नीचे है आत्महत्या। और साउथ कोरिया, चाइना और रशिया, यहाँ पर आत्महत्याओं की दर बहुत ज्यादा। तो साफ साफ बात समझ में आती है कि जहां पे जितना ज्यादा पैसा आ रहा है वहां उतना ज्यादा आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो हमारी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोसाइटी केस। हम जितना प्रॉस्परस है उतनी आत्महत्याएं ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगली बात आती है कि हमको इससे बचना है तो क्या करें। हमारे यहाँ पहले आत्महत्याएं नहीं होती थी क्या? एक समय में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की 2/3 जीडीपी इंडिया की थी, ऐसा इकोनॉमिक्स के लोग कहते हैं। सर हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि 15th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में और पहले 3rd 4th सेंचुरी में जो वर्ल्ड की जीडीपी थी उसकी 75%, 70% इंडिया की जीडीपी थी। लेकिन क्वेश्चन हुआ तब आत्महत्या लोग नहीं करते, तब आत्महत्या का इतना रेशियो नहीं। अभी ये रेशियो कैसे बढ़ गया आपको जान के आश्चर्य होगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब सामान्य विषय से हटके मैं आध्यात्म के विषय में चल रहा हूँ। दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों ने आत्महत्याएं की उनके नाम हम आपको बताना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले आत्महत्या का नाम जिनका जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने की, उनमें सबसे पहला नाम आता है सिद्धार्थ, जिनको भगवान बुद्ध। अब प्रश्न होता है उन्होंने आत्महत्या कैसे की?
आत्महत्या जीवन का वो क्षण है जब आप ये कह देते हैं अब कुछ शेष नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता। नाउ ऑल डोर्स आर टोटली क्लोज्ड, देयर इज नो वे। तब हम ये डिसीजन लेते हैं अब पीछे जाने का तो लाइफ में है नहीं, जीवन का प्रवाह सतत अग्रसर है, उसमें बैकवर्ड जाने का कोई गुंजाइश नहीं। भगवान बुद्ध ने भी देखा कि आदमी बूढ़ा हो गया है, हम भी देखते हैं, अभी आदमी मर जाएगा, हम भी देखते हैं, लेकिन देखने में, जानने में और मानने में फर्क। उन्होंने उसको माना और ये माना कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। हम भी रोज देखते हैं, रोज जानते हैं पड़ोसी मर गया, मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन मानते नहीं, लगता है शायद ना मरे, शायद, या कहीं ना कहीं अंदर एक चलता रहता है कि मैं नहीं मरूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ये मान लेंगे कि मैं मर जाऊंगा, जिस दिन ये मान लेंगे, आपकी अंतरात्मा मान लेगी, उस दिन आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि आप मर ही गए, तो बात ही खत्म हो गई। भगवान बुद्ध ने जब इसको देखा तो उन्होंने भी सोचा कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता शेष नहीं है, इसलिए मुझे अब सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहिए। और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट क्या किया? उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। हम जीवन को जब त्यागते हैं तो एक ऐसे पथ पर चलते हैं जिस पथ को वैराग्य कहते हैं। उस क्षणों आदमी वैरागी हो जाता है। जिस क्षण वो मरने जा रहा होता है, टाइम में उसको सुंदर सुंदर पत्नी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ी, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वैरागी यही होता है। यही बुद्ध ने भी किया। बुद्ध एक क्षण के लिए वैरागी हो गए। बस फर्क ये था कि बुद्ध जिस मार्ग में चले वो मार्ग कैलाश जा रहा था, भगवान शिव के चरणों में जा रहा था। बस चलते चलते वो बाएं हाथ घूम गए जिधर मानसरोवर पड़ती है, और हम उस तरफ घूम जाते हैं जिधर राक्षस ताल पड़ता है। यानी हम निगेटिविटी, जो व्यक्ति सुसाइड करता है, ये मान लीजिए वो मृत्यु का आवरण नहीं कर रहा, वो दोबारा जीवन चाहता है। हम जब किसी खेल में हार जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते जब दूसरी टीम बहुत ज्यादा जीत जाती है, हमें लगता है कि अब 100 रन बनाने और एक ही खिलाड़ी बाकी है, तो हम कहते हैं छोड़ो यार, दोबारा शुरू करो, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता। एग्जैक्टली लाइफ में वैसा ही होता है। अगर हम चाहते हैं कि सुसाइड हम ना करें, तो हमें बुद्धत्व की तरफ चलना होगा। ये जो सुसाइड वाले लोग हैं, ये वास्तव में बुद्धत्व की तरफ ही चल पड़ते हैं। इनको जीवन में आनंद समाप्त हो जाता है। बस फर्क क्या है, इनका जो मार्ग है वो बदल जाए, वो लेफ्ट में जाके राइट जाता है। मानसरोवर के पास 2 लेक है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। ये ईश्वर कहता है कि देखिए, मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ सरोवर है जिसको अमृत सरोवर या मानसरोवर कहते हैं, और ठीक उसी हाइट पर, उसी जगह एक खारे पानी की झील है जिसको राक्षस ताल कहते हैं। तो गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप देखिए, उसी स्थान पर भगवान ने संतुलन को बनाया है कि प्लस और माइनस, ये जीवन का संतुलन। बिना संतुलन ये जीवन चल नहीं सकता। जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, और कुछ नहीं गड़बड़, केवल संतुलन बिगड़ जाता है। और अगर वो संतुलन को बनाना चाहते हैं तो वैराग्य की तरफ चल के दाहिने हाथ नहीं घूमना है, हमें बाएं हाथ घूमना है, और भगवान बुद्ध की तरह सुसाइड अटेम्प्ट करना है, ताकि उसी जीवन में सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन जाए। सिद्धार्थ की सिद्धार्थी ना बने। ये तो हुआ आध्यात्मिक। अब अगले बात पर आते हैं कि ये जो समाज चल रहा है, इस समाज में ऐसा क्या हो गया कि हम सुसाइड कर लें। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो मुझे लगता है, जो व्यक्ति सुसाइड करता है, हम उसको इस तरह से, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, ये तो सोचे कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, मैं जन सामान्य की बात बोल रहा हूँ। आप तो ऐसा नहीं सोचेगा। जन सामान्य क्या सोचता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, बच गया या मर गया, तो लोग उस भावना से देखते हैं, मर गया तो बीमार था वो, इसके लिए। जैसे कैंसर है, किसी को मर गया तो लोग कहते हैं कैंसर था 3-4 साल से, हाँ उसको तो मरना नहीं, मतलब ये पूरी हम श्योर थे कि इसको मरना ही है, बचेगा। ऐसे ही जब किसी को
मेंटल प्रॉब्लम होती है, साइको होता है, और वो ऐसी घटना करता है तो लोग कहते हैं उसको मर जाना चाहिए था, कुछ खास नहीं। जरा विचार करिए कि आपने पहले ही उसको मारा हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके? वो लोग जो ठीक है वो लोग, या वो लोग जो मर गए? मुझे लगता है जो लोग ठीक है वो उससे बड़े हैं। आप जरा सोचिए कि यहाँ पर जहर घोल दिया जाए सभा में, और 10 में 5 लोग मर जाएं और 5 लोग ठीक बैठे रहे। मेडिकल साइंस क्या बोले? मेडिकल साइंस बोलेगी जो 5 लोग बच गए डेफिनेटली वो जहरीले ही है, क्योंकि उनको जहर का असर ही नहीं। आप सोचिए, मुझे सांप काट दे और मुझे कुछ ना हो, और 20 लोगों को और काटे, वो 20 में 19 मर जाए और मैं बच जाऊं, तो लोग कहेंगे भैया आपके अंदर खुद ही इतना जहर है, आप कहाँ मरो, आपको तो मरना है ही नहीं, अब कैसे मरेंगे? ये जो एनवायरमेंट है, इसमें आज की डेट में जो जितना ज्यादा सफल है, आप ये समझ लीजिए वो उतना ज्यादा पॉइजनस है। उसने अपने को डार्विन के अनुसार ढाल लिया है। डार्विन का सिद्धांत आता है ना, वही सरवाइव करेंगे जो एडजस्ट करना जानते। वो उसमें कमी केवल ये थी कि वो अच्छा व्यक्ति था, वो उतना झूठ नहीं करता, वो उतना बेईमान नहीं बनता, वो समाज में उतना गिर नहीं पाया जितना बाकी लोग गिरे। और आप जिसको जितना उठा हुआ देख रहे हैं, जिसको आज सबसे बड़ा पॉलिटिशियन समझते हो, आप ये समझ जाइए कि उतना ज्यादा गिर चुका है। पॉलिटिशियन के विषय में मेरे मन में केवल एक ही शब्द होता है कि पॉलिटिशियन कौन है? जो चेतना शून्य, और कोई शब्द ही नहीं। अगर कोई मर गया है तो उसके घर में इसलिए जाएंगे कुछ वोट पड़ सकता है, हर जगह कैश करा। तो प्रश्न हमारा चल रहा था जगह, वो व्यक्ति बहुत ही सरल था, बहुत ही सज्जन था, वो अपने को उसमें ढाल नहीं पाया, इसलिए उसका दोष नहीं। दोष उनको देना चाहिए जिन्होंने वो एनवायरमेंट तैयार। ये जो एनवायरमेंट हम तैयार कर देते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी, तो इन्वायरमेंट जब तक हटेगा नहीं, जब तक ये पॉल्यूशन हटेगा नहीं, तब तक ऐसा ही रहेगा। आप लाख संगोष्ठियां बुला लीजिए, लाख लोगों को बोलने के लिए बुलाइए, कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है 13% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारा कंट्री होल्ड करता है, और सुसाइड केस में भी हम 13% से ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं है। यानी जहां हमारा रेशियो है हम वहीं पर आगे हैं। हमारी प्रोग्रेस ठीक नहीं है, इस प्रोग्रेस में कमी। अब आखिरी पॉइंट है, उस कमी को कैसे ठीक कर लिया जाए ताकि ये जो परसेंटेज है वो गिर जाए। कैसे ये ठीक हो सकता है? ठीक होने के कुछ पॉइंट्स। आशा, आशा ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक चीज। किसी का नाम आशा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नाम नहीं पता, वेरी वेरी सॉरी। ये बहुत ही, जितनी बड़ी आशा होगी, अगर यहाँ विज्ञान के लोग बैठे हैं तो अनुभव करते होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, जितना बड़ा एक्शन होगा उतना ही बड़ा रिएक्शन हो सकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आशाएं जितनी बड़ी होंगी निराशाएं उतनी ज्यादा है, इसको आप रोक नहीं सकते। और आप रोज रोज जो आशाएं बनाते, कल्पना करिए अगर सारी सृष्टि आपके अनुसार चलने लगे तो जो विधाता है वो तो एक क्षण सृष्टि चलेगी। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग, और करोड़ों अरबों लोगों की हजारों हजारों आशाएं, अरबों खरबों आशाएं, वो इतना टकरा जाएंगी कि सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी, एक पल भी नहीं चल सकती, कभी नहीं चलेगी सृष्टि। हम आशाओं को बहुत मानते और प्रतिदिन एक नई आशा। अब प्रश्न होता है सर आशा ही नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये क्वेश्चन आते हैं जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सर हम आपको सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? संतुलन, 3 चीजों का संतुलन है। आज आपको फॉर्मूला बता रहे, जब जीवन में किसी को लगे तो अपने को टटोल ले कि क्या हुआ, संतुलन में तो नहीं जा। जो तुला है, जो बैलेंस है, उसकी डंडी संतोष की होती है। अपने यहाँ लिखा है, वेद वाक्य है, संतोषम परमम सुखम। गीता भगवान कृष्ण ने भी इसका प्रयोग किया। केवल वर्ड नहीं है संतोष, ये बहुत बड़ा शब्द है संतोष। सुख नहीं बोला भगवान कृष्ण ने,
गीता में कम से कम 100 बार सुख का प्रयोग किया कृष्ण जी ने। परम सुख की बात नहीं की, यहाँ परमम सुखम की बात है। वो कुछ से बड़ा कुछ सुख है नहीं। 5 गांव पे भी वो राजी हो गए थे। जब युद्ध की बात थी तो उन्होंने कहा था राज्य छोड़ दीजिए, हम 5 गांव पे भी राजी हैं, हमको 5 गांव ही दे दीजिए, हम संतोष कर लेंगे। देखिए सुख की पराकाष्ठा। अब ये तो नहीं हो सकता कि सब लेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ। जब सारी धरती दुर्योधन के पास है तो सब हम जाएंगे कहाँ, तो मजबूरी हो गई वहां। तो 5 गांव का संतोष किया था। इसलिए संतोष जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है और उसका बैलेंस बनाइए। और एक तरफ आशा को रखिए और दूसरे तरफ अकर्म को रखिए। आशा और अकर्म, कर्म नहीं। अभी कर्म और अकर्म भी नहीं जाएंगे। कर्म वो जो अपने लिए हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, बढ़िया नई शर्ट पहनी मैंने आज, ये कर्म है, एकदम बढ़िया, अभी भी नई पहली बार पहनी ऐसे बता दिया आप, ये कर्म चल रहा है। भगवान का गीता में 3 बातों को बोलते हैं, लोग जानते नहीं है। इंग्लिश वालों ने तो और उल्टा कर दिया देश का। वर्क इज वर्कशिप। अरे साहब ऐसा क्यों होता है? चोर भी कहता है ये मेरा वर्क है। अरे मेरा वर्क है कि नहीं बताइए, क्या गलत कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, वर्क है। डकैत भी कहता है मेरा वर्क है। वर्क इज वर्कशिप, इट्स अ ब्लंडर। ये जो लिखते हैं वो जानते नहीं है, अध्ययन की कमी, और कुछ नहीं है, अध्ययन की कमी है। भगवान कैसे कहते हैं ज्ञान, आप मेरे तक पहुंचोगे तो 3 पथ हैं, ज्ञान है, फिर वैराग्य है, फिर मुक्ति है। बिना आप कितना घंटा बजाते रहिए मंदिर में, दिन भर घंटा बजाइए, कुछ नहीं हो। पहले ज्ञान, जब ज्ञान आएगा तब आप जानेंगे कि वैराग्य हो सकता है तो बेकार है, तो मिथ्या है। कैसे जानेंगे? जब आपको ज्ञान होगा तभी वैराग्य के पथ पे चलेंगे, और जब वैराग्य के पथ पे चलेंगे तभी मुक्ति आएगी। ये सिस्टम है, ये बात है। तो तुला की बात चल रही थी, तो संतोष की तुला बना लीजिए। एक डंडी पे आप आशा को रखिए, दूसरे पे अकर्म को रखिए। अब अकर्म डालिए। कर्म वो जो अपने लिए करते हैं, पेट पालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब अकर्म, वो सब कर्म। भगवान के उसको गीता में कर्म। और फिर विकर्म कहते हैं। कहते हैं विकर्म वो है जो करना नहीं चाहिए, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जिसको समाज, शास्त्र, वेद, हमारे पूर्वज कहते हैं ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, उसको विकर्म है। उन्होंने अकर्म को बोला। अकर्म, अकर्म का मतलब होता है, हमारे भगवान बुद्ध ने इसको अपरिमेय कहा। अपरिमेय का मतलब होता है उतना रखिए जितने में अपना काम बढ़िया से चल जाए। आपका एक घर है, संतुष्ट है, फिर एक घर और हो गया, चलो बच्चों के लिए मान लिया, 2 हो गए, फिर एक और हो गया, 3 हो गया, बेटी के लिए भी घर हो गया, चल ठीक है। फिर दिल्ली में होता तो और अच्छा, फिर दिल्ली में घर है, फिर बॉम्बे में है, फिर अरबों की प्रॉपर्टी है, और रेट पड़ती है इनकम टैक्स में तो 200 करोड़ रुपए घर में निकल आते हैं। फिर इमेजिन करिए 200 करोड़ रुपए का क्या करेंगे आप? कल्पना करिए अगर महीने में 1 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, 1 लाख रुपए वैसे बड़ी रकम है आज की डेट में भी। आप मतलब जुआ ना खेले तो 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, बहुत ऐसे रहेंगे। 1 लाख रुपए बड़ी रकम, महीने में 12 लाख होते हैं, साल में 12 लाख होते हैं, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख होते हैं। 50 साल जिएंगे तो 5 ही 6 करोड़ खर्च कर पाएंगे। जब खर्च करते रहेंगे, आमदनी नहीं है, 200 करोड़ रुपए घर में निकलता है और फिर भी कमाना बंद नहीं। भगवान कैसे कहते हैं यही कर्म है, इसको मत करो, ये कर्म की श्रेणी में, इसको मत करो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सुसाइड करना पड़ेगा, अकर्म करना पड़ेगा। अकर्म किया था भामाशाह। जब अकबर राणा प्रताप की लड़ाई हुई तो उसने अपना सारा धन दे दिया राणा प्रताप को सेना खड़ा करने के लिए। ये अकर्म की श्रेणी, कर्म की श्रेणी। बिल गेट्स ने अमेरिका में आपदा आई तो अपनी 50% पूरी पूंजी अमेरिका को दे दी, ये अकर्म की श्रेणी में आता है। भगवान का कहते हैं उतना ले लो जितने की जरूरत है और बाकी को लोगों के लिए लगाओ। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी आती है, आप लोग साइकोलॉजी के विद्वान है, मैं तो साइकोलॉजी का प्रारंभिक सार भी नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी क्षमा चाहता हूँ। इससे आपको निराशा नहीं होगी। आपके घर में एक घर है और 10, 20, 50 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए महीने आ भी रहा है, इतनी बड़ी रकम भी आ रही है। शेष रकम को आप अस्पताल बनवाइए और कमाइए मत, कमाने का मत सोचिए, क्योंकि जिस दिन कमाने का सोचेंगे उसका रिएक्शन होगा। कोई ना कोई दिन आएगा जिस दिन आप फेल हो जाएंगे। आज तो कोई हो ही नहीं सकता। अंबानी जी किस दिन फेल होगा?
आज हम बिल गेट्स को जानते हैं, 1960 में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन था, कोई नहीं जानता। 1950 में, 40 में, 30 में, 20 में लोग बदलते जाते हैं, जिस दिन बदलेंगे दुख होगा। यही निराशा। भगवान कैसे कहते हैं, आप उसको परमार्थ में लगाइए, काम आप करिए, कमाने दीजिए, चलने दीजिए, पब्लिक के लिए लगाते जाइए, आप सीमित लीजिए उससे। वो जो सीमित लेंगे वो कर्म की श्रेणी में आएगा। और पीयूष जैन की तरह 200 करोड़ रुपए घर में रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले उठा लेंगे, वो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो तुला बना लीजिए, संतोष को सेंटर में रखिए, आशाएं उतनी ही रखिए जितने में आपके कर्म पूरे हो जाए, और शेष अकर्म में गिरा दीजिए। जैसे ज्यादा होने भी गिरा दिया जाता है, गिराते रहेंगे तो आशाएं हल्की रहेंगी। इधर जितना गिराएंगे इधर वेट हल्का रहेगा, और जितनी आशा हल्की रहेगी निराशा उतनी हल्की रहेगी, और निराशा जितनी हल्की रहेगी संतोष उतना ज्यादा रहेगा। डंडी एकदम सीधी खड़ी रहेगी और आप कभी दुखी नहीं होंगे, और आपको कभी इस जीवन में सुसाइड के लिए विचार नहीं होगा। और नहीं तो फिर आप बच नहीं सकते हैं, सुसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो विचार तो जरूर आए। समय मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी बात में आपको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने अमूल्य शब्दों से हम सबको प्रकाशित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर मेजर शशांक गायकवाड़ सर। आपने एमडी साइकियाट्री कमांड हॉस्पिटल कोलकाता से किया हुआ है। आप नारायणा मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप मधुराज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने शब्दों से हम सबको लाभान्वित करें। आप लोग सब साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं और काफी अनुभव रखते हैं। मेरा भी थोड़ा अनुभव है इसके विषय में, तो कुछ मैं अनुभव साझा करूंगा, कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता है। सुसाइड एक बड़ा भयानक वर्ड लगता है जैसे हम सोचते हैं। सो इंटर्न्स कहाँ पर है? अच्छा, इंटर्न वहाँ है, छिपे हुए दोनों इंटर्न। ठीक, तो सुसाइड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड कहाँ पे होता है? जापान में। ठीक है, जापान में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है। डरहम थ्योरी पढ़ा है? डरहम थ्योरी बोलती है कि कितना सोशल इंटीग्रेशन होता है एक इंडिविजुअल का अपनी सोसाइटी से, उस पे उसका सुसाइड करना या ना करना निर्भर करता है। तो उसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, 3 बोलती है। ठीक है, ईगोस्टिक, एल्ट्रुस्टिक और एनोमिक। ईगोस्टिक मतलब सोसाइटी जाए भाड़ में, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। दिस इज वेरी पुअर इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, अपने आप में वो रहेगा और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो कोई नहीं आ रहा है बचाव के लिए, और उसका कोई सपोर्ट सिस्टम उसने डेवलप नहीं कर सकता। जैसे सर ने बताया कि कोई सपोर्ट सिस्टम, या हम दूसरों के लिए नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नहीं करेंगे। एल्ट्रुस्टिक इसके एकदम उल्टा है। एल्ट्रुस्टिक मतलब उसका इतना ज्यादा इंटीग्रेशन है कि पड़ोसी के लिए जान मान अपना हाजिर कर देता है। आमतौर पर अल्ट्रुइज्म ज्यादातर फौजियों में देखने को मिलता है, क्योंकि फौजियों को एक अल्ट्रुस्टिक सोसाइटी बोला जाता है। फिर एनोमिक। एनोमिक इज पुअर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड है लेकिन बहुत पुअरली इंटीग्रेटेड है। तो जापान में क्योंकि अल्ट्रुस्टिक सोसाइटी है इसलिए वो ज्यादा सुसाइड करते हैं। आज मैंने अपना काम 18 घंटे से 16 घंटे किया, तो मैंने अपना काम ढंग से नहीं किया, इसके लिए वो सुसाइड कर लेते हैं जापानीज। अब सुसाइड का जो हमारा कॉमन मानने का तरीका है कि ये वही लोग करते हैं जो या तो डिप्रेशन में होते हैं या
अच्छा नहीं कर रहे होते जीवन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। हम लोगों ने भी जब केसेस देखे हैं, कुछ परसेंटेज हम मान सकते हैं कि दुखी है, नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेजेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कई एमबीबीएस एमडी स्टूडेंट्स जो एम्स जैसे संस्थानों में हैं, उनके लिए तो सुसाइड उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन वो जिंदगी में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। कई जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, जो जीवन में फेमस रहते हैं, सिटी के फेमस एनेस्थेटिस्ट या डॉक्टर रहते हैं, वो अपने आप को खुद को इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये कोई मानसिक वीकनेस का कोई साइन नहीं है। इट इज उस मोमेंट में उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं था, वो किसी को नहीं बता पाया और उसने ये ऐसा कमिट कर लिया। दूसरा, काफी सारे सुसाइड केसेस मैंने देखे हुए हैं, तो उसमें हमेशा कहीं ना कहीं जब हम पीछे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जब करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ आर्मी में बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि लोग बैरक्स में रहते हैं, 18 लोग उसके साथ में रहते हैं, और अचानक को एक दिन सुसाइड कमिट कर देते हैं। जब हम इसके साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी पे गए तो हमने पाया कि वो 15-20 दिन तो डिस्ट्रेस था। उसने बीच बीच में मील्स को स्किप करना बंद कर दिया, शुरू कर दिया। फिर बातें जैसे करता था, उसकी बातें करने का जो लहजा है वो बदल गया। बीच बीच में कुछ बार उसने बोला भी कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, और लास्ट में वो कमिट कर गया। तो जैसे हमारी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यदि कभी हमारे सामने आता है कि पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है कि नहीं मैं सुसाइड कर सकता हूँ, या मैं करने की इच्छा है, या पास्ट अटेम्प्ट है सुसाइड का, तो हमें उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को डेलिनेट करना चाहिए, बजाय उसको बोलने के लिए ये नहीं करेगा। आमतौर पे हमारे जैसे वो रहता है क्लस्टर बी है, ये सुसाइड का बार बार धमकी देता है, ये नहीं कार्य करेगा कभी सुसाइड। कभी कभी ये लोग कर जाते हैं, तो चैलेंज हम नहीं करेंगे उसको, या कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं देंगे कि इनके फैमिली मेंबर्स को कि ये नहीं करेगा सुसाइड। एक गार्ड्स अपने हमेशा ऑन रखने उनको कि सुसाइड उसका प्रिवेंट करना ही करना है। सो ये तो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात हो गई। सुसाइड अमेरिका और ब्रिटेन में भी कॉमन है, दोज आर वेरी गुड नेशंस। सो जहाँ पे या तो लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ लव्ड वंस और लॉस ऑफ सोशल रेपुटेशन, ऐसा आपके पेशेंट में कभी भी सडनली देखने में आता है। ऑलवेज बी फ्री टू आस्क अबाउट सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स। हम पूछते नहीं है, वो बताता नहीं है। डिप्रेशन में भी जब हम पूछते हैं लोगों को, तब लोग बताना हमको शुरू करते हैं, नहीं मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पिछले 5, 7, 10 दिन से मुझे सुसाइडल थॉट, और इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। डिप्रेशन मुझे पिछले 6 महीने से है, लेकिन मुझे 7 दिन से सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हुए, इसलिए मैं आपके पास में। तो ऑलवेज टॉक अबाउट सुसाइड। जब आप बात करेंगे तो पेशेंट अपने आप में हल्का महसूस करेगा, वो एटलीस्ट समझेगा कि ये इसके पास में जाके कभी भी बता सकता हूँ और ये मेरे को समझेगा। यदि हम टाइम की कमी से हम ही नहीं बात करेंगे उससे, तो वो चीज वो नहीं समझेगा, उसको आगे नहीं, उसको लगेगा ये बहुत अनइम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा। वो ऑलरेडी इतना डरा हुआ रहता है पेशेंट कि आपसे वो आके इस बारे में नहीं डिस्कस करता है। लेकिन जहाँ आप एक बार उसको डिस्कस करते हैं, उसको ईज आउट करते हैं, वो इस चीज के बारे में आपको एट लेंथ बताता है। परसों चाकू देख के मुझे ख्याल आया कि मैं उसको हाथ काट दूं, या मैं रस्सी का फंदा लेके आ गया था, या बाथरूम में मैं जब बैठा था आज सुबह मुझे जाना है कि हार्पिक पड़ा, हार्पिक पर पी लेता हूँ पूरा। पेशेंट ऐसा पूरा बोलते हैं, और एक बार वो वेंट आउट हो जाते हैं तो काफी वो ईज पे महसूस करते हैं। तो हमेशा हमारा पेशेंट यदि डिप्रेशन का आ रहा है तो आपको पक्का ही सुसाइड के बारे में पूछना है, ऐसा ख्याल तो नहीं आता, बिकॉज वो एक माइनर फीचर भी है डिप्रेशन का। और आपका कोई रेगुलर पेशेंट है, यदि अचानक से उसके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जैसे डिवोर्स हो गया, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, आपके पास थेरेपी में चल रहा है फॉर एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, व्हाटसोएवर मैटर, तो आपको इसमें फिर एकदम हमेशा पूछना है, आपको ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे। यदि वो बताता है तो हमको उसको अच्छी तरह सुनना है, उसको वेंट आउट करने का मौका देना है, उसको प्रोज एंड कॉन्स समझाने हैं उसके, एंड देन वी कैन लेट हिम गो। 10 मिनट हमको एक्स्ट्रा लगेगा काउंसलिंग में, लेकिन हम एक लाइफ को एटलीस्ट बचा पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। अब हमारे साथ गेस्ट डॉक्टर महेश सिंह चौहान सर,
जो कि आईआईटी कोचिंग का संचालन करते हैं। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप स्टूडेंट से रिलेटेड 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। मैं सोच रहा था कि मैं 7-8 साल का था, तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे खूब डांटा किसी बात पे। और कहा जाओ मर जाओ। छोटा बच्चा या हम सभी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो माँ कह दे कि जाओ मर जाओ, इतनी गुस्सा आई मुझे। घर की एक कोठरी थी जहाँ कोई नहीं जाता, तो वहां जाके बड़ी गर्मी में 12 से 3:30 में जाके बहुत गुस्सा हुआ, रोया, मर जाता हूँ। पूरे घर में हाहाकार मच गया, मैं हूँ। अब पुलिस की जगह रिपोर्ट होने जा रही थी कि कहाँ चला, डर गए थे। जो अपने छोटे बच्चों को डांटते हैं अपने गुस्से में, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट बच्चे पे तो नहीं। 4 साल जब बीटेक में मैं आईआईटी में रहा, कई सुसाइड देखे और कई सुसाइड अटेम्प्ट जिनमें लोग बचे। पेपर में आप जो पढ़ते हैं वो कहानी अलग होती है, एक्चुअल अलग है। जैसे सर ने अभी कहा कि हिस्ट्री पे जाओ, पेपर में तो छपा कि ये बहुत होनहार था, उसको आईआईटी से निकाला जाने वाला था, इसलिए उसने सुसाइड किया। सब आईआईटी की पढ़ाई पे, उसके सिस्टम पे डाल। जितने भी केस थे सब के सब उनकी प्रेमिका ने डिच कर दिया, इसलिए उसने सुसाइड किया या सुसाइड अटेम्प्ट किया। एवरी केस ये इंटरनल था जो हम लोग जानते, एक एक्सटर्नल होता है जो हम पेपर में पढ़ते। सर ने कहा कि सुसाइडल थॉट्स सभी का, हमारे भी जीवन में ऐसे, लेकिन बचपन में एक चीज डीएनए में कुछ घुसा दी गई थी पढ़ाई में कि आत्महत्या पाप। उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा, सर ने एक सलाह दी आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक ज्ञानी है, कि अगर हम जब सुसाइड करते, सपोज हम 30 इयर्स पे सुसाइड करते और ईश्वर ने मेरी एज 62 लिखी, तो हमें अगला शरीर तो 62 के बाद ही मिले, लेकिन उन 32 साल हमें इन्हीं पेड़ पे प्रेत बन के रहना पड़ेगा। हमारे साथ कोई नहीं होगा ना, हमें ऐसा ही पीड़ा होगी क्योंकि हमारा शरीर नहीं है, हमें जल तत्व नहीं मिल रहा, तड़प होगी। वो तड़प इतनी भयंकर होगी, उससे बेटर है कि आप इस संसार में बने रहो, वो ज्यादा बेटर है। ये मैंने ये पढ़ा, ये मुझे समझ में आया। तो सर की बुक में सर का एक वीडियो भी पढ़ा यूट्यूब पे, इसे यहाँ की शुरुआती होती मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप कभी सुसाइड करेंगे ही नहीं। मन आता है और मन का कंट्रोल बुद्धि करती है।
जब बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती मन, तभी व्यक्ति सुसाइड की तरफ बढ़ता। अक्सर चाहे कितने क्राइम हो या सुसाइड, नशे की हालत में पहले नशा करेंगे क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती सुसाइड करने। एक क्रिमिनल भी मर्डर करने जाता है तो पहले नशा करता है फिर मर्डर करता है, क्योंकि वो वैसा नहीं है कि जाके वो झेल पाए उस मर्डर या वो आत्महत्या कर पाए, वहां बुद्धि का लॉस हो जाता है। तो ऐसे लोग अगर अपनी बुद्धि से हम मन को कंट्रोल करें, और बुद्धि कंट्रोल होगी कि जब हम उसको प्रभु की डायरेक्शन में लगाएं। सर ने जैसा कहा ना कि हमें मान सरोवर की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि राक्षसता उस निगेटिविटी। जब हम ईश्वर के रास्ते पे चलने शुरू होंगे, सत्संग बहुत जरूरी है जीवन में। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी अपनी लाइफ में ऐसा जरूर कर ली जिसकी आप हर बात मानिए, हर बात सुनिए। कभी सुसाइड आदमी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का साझा किया हमारे साथ। अब हमारे साथ गेस्ट स्पीकर तौर पर मौजूद हैं श्री योगेश श्रीवास्तव जी। आप मुद्रक विशेषज्ञ हैं। कई वर्षों तक आपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी जयपुर में मुद्रक अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। आप सोशल वर्क भी करते हैं और आध्यात्मिकता में भी आपका काफी रुझान रहा है। मैं आपको सर इनवाइट करना चाहूंगी कि अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आशीष जी ने जब मुझसे कहा तो मैं ये जो आज ये पेपर है इससे वर्कआउट कर चुका था पहले कि मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग सर को सुने। तो आपने जिसे खड़ा किया है वो एक वर्कआउट कर किया हुआ पेपर छोड़ चुका है, वो स्टूडेंट सामने खड़ा है। तो इस विषय की मुझे जानकारी वास्तव में नहीं है, इसके आसपास कभी चिंतन मेरा हुआ नहीं। अन्य विषयों पे मैं सोचता रहा, करता रहा। फिर भी समाज में तो सुसाइड होते हमने देखे ही, ऐसा भी नहीं है कि देखे नहीं है। खराब भी लगता है कि क्यों कर लिया, कभी कभी बड़ा भयावह लगता है, पंखे से लटका हुआ है देख रहा है, कभी कोई ट्रेन के आगे कूद गया है। तो कारण, और ये विषय इतना इतना छोटा नहीं है, इतना हम लोग बैठ गए हैं बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जटिल विषय है और कैनवास इसका बहुत बड़ा है, इतने में कम से कम हम तो नहीं बता सकते। और अनंत एंगल्स निकलेंगे। लव एंगल ही बनता है, लव वाला तो सर ये बनता है कि हम लव जानते ही नहीं है लव क्या है, हम तो सिर्फ पॉसेसिवनेस को लव के रूप में जानने लगे। तो जब हम वो पॉसेसिवनेस का अधिकार नहीं स्थापित हो पाता तो हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो काश हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन ठीक से हमें ये समझा पाए होते कि प्रेम है, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न सके। प्रेम तो बड़ा बहुत बहुत मुलायम चीज, ये तो बहुत आदमी को बहुत करुणा आपके अंदर पैदा करता है, वो कभी सुसाइड की ओर नहीं ले जा सकता। और लेकिन हम देखते हैं कि प्रेम प्रसंग तो वो प्रेम नहीं है भाई, इसलिए इसको प्रेम की वजह से सुसाइड हुआ, इस परिभाषा को तो तुरंत बदलने की जरूरत है। अभी यदि इस बैठक का कोई इन्फ्लुएंस निकले तो वहां से ये तो पहले हटा ही दिया। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धाई गो है, ये आसान मार्ग नहीं है। ये स्वयं का वो चाहता है कि आप कुछ चाहे नहीं, आप क्या त्याग कर पा रहे हैं वो है प्रेम। लेकिन आप अगर प्रेम में आत्महत्याएं होने लगेंगी ये दुर्भाग्य है। हमें समाज बहुत प्रभावित करता है। कल ही सर से बात हो रही थी कि हम दिखावे में बहुत फंस जाते हैं।
हम फिल्म जगत को देखते हैं, वहां तो लैक्स मिल रहे हैं और हम ऐसे वस्त्र पहन के आ जाते हैं। किसको दिखाना चाहते हो भाई? किसको? पति से बड़ा कोई है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, किशोर वय की मानसिकता में। सर आपको नहीं, बड़ा मजेदार बताऊंगा। हम छोटे बड़े हो रहे हैं, ऐसे अभी इंटर और डिग्री के बीच में। सर को मैंने कल ही बताया था, मेरी मदर बहुत सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वेरी पायस लेडी। तो जब फैशन आया तो उन्होंने भी सर स्लीवलेस बनवाया और बड़ा पतली डोरी का बनवाया। तो मैं सोच रहा हूँ ये तो इतनी सुंदर है, इसे क्या जरूरत है सब? तो ऐसा नहीं कि बच्चे सोचते नहीं, किशोर मन में वो सब बातें दिखाई पड़ती हैं। तो हम क्यों किसी की नकल कर रहे हैं? हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, हम कृत्रिम क्यों होते जा रहे हैं? तो जीवन में बढ़ती कृत्रिमता भी सोसाइटी को कहीं ना कहीं ले जाए। तीसरा एंगल जो मैं देखता हूँ कि हमारे देश का उद्घोष क्या है? वसुधैव कुटुंबकम्, अयं निजः परो वेत्ति कर्णा लघु चेतसा उदार चरिताम नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। लेकिन वर्तमान क्या है? इसके उलट हम इतने असहिष्णु हो चले हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया है। हम जानते सब हैं, हम जानते हैं कि ये जो पूरा इंटीग्रल है, विश्व एक मतलब कम्पैक्ट यूनिट है। आप गैर हैं ही नहीं, आप गैर हैं ही नहीं, आप गैर, हम सब अंतर गुंफित हैं। वो महीनतर तो देख नहीं पा रहे, तो हमारा दोष है। तो हम किसी की डिफिकल्ट टाइम में खड़े नहीं होते, हमसे क्या लेना देना है? और तो छोड़िए, हम पड़ोसी के बारे में नहीं जानते। ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है कि ईगो इतना बढ़ गया है कि अब उसने नहीं सलाम किया तो हम भी नहीं करेंगे, वो हमारे घर नॉक नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। एक बड़े विचारक हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उनका विज्ञान भवन में एक लेक्चर था, मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा था। उसकी पहली लाइन में कोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग आनंद रखते भी रहे। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ने का दावा करने वाले हम लोग अपने पड़ोसी के बारे में ठीक से नहीं जानते। ऐसे हो गए तो सुसाइड नहीं होगा क्या? बगल में कोई मर रहा है, हमें पता ही नहीं है, उसके फीवर है हमें पता ही नहीं है, उसके घर में 3 दिन से खाना नहीं बनना है हमें पता ही नहीं है। ऐसे आदमी ऐसे थे हम? ऐसे तो नहीं थे, ऐसे नहीं थे भाई। हमारे रिश्ते भारत में इतने प्रबल थे, मोहल्लेदारी इतनी प्रबल थी, चाचा नानी काका ताऊ बुआ मौसिया थके नहीं, ये पूरे मोहल्ले को हम इन नामों से पुकारते थे और हम जान स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। कहाँ चला गया? तो जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, असहिष्णु होते जाएंगे, समाज में यकीन मानिए कम तो नहीं होगा भाई, ये बढ़ता ही चला जाना है। हम वापस अपने पुराने जीवन मूल्यों की ओर लौटें, तभी शायद हम कुछ कर पाएंगे। नकल न करें। मैंने एक और किताब पढ़ी थी, वो भी सच्चिदानंद सिन्हा साहब की थी, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ, भूमंडलीकरण की चुनौतियां। उसमें जो वेस्टर्न थॉट्स हैं वो भी सर 2 तरह के, वहाँ भी सब लोग ना अच्छे हैं, सब लोग खराब हैं। पहले मैं मजूमदार का जिक्र करता हूँ, विवेकानंद की जीवनी एक मजूमदार साहब की मैं पढ़ता था, उसका जो पहला चैप्टर था, जब ब्रिटिशर्स आए तो कॉन्वेंट स्कूल खोले उन्होंने, तो वहाँ भी 2 स्कूल चल रहे हैं। एक स्कूल कह रहा है इन्हें शुरू से ईसाई बना दो और फिर कॉन्वेंट एजुकेशन दो, लेकिन नहीं, दूसरे ग्रुप खड़ा हुआ कि नहीं, इन्हें पहले ग्रेजुएट बनने दो, पहले ये शिक्षा ले लेने दो, फिर लेट देम डिसाइड कि वो किधर जाएंगे, बनते या नहीं बनते। उनमें भी झगड़ा होता था और यही लोग मारे जाते थे जो लोग उदार थे। तो वहाँ ये चल रहा है। ऐसे ही जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब की मैं किताब पढ़ रहा था, आप लोग मंगा के पढ़िएगा, हर पढ़ने लिखने वाले आदमी को पढ़नी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, भूमंडलीकरण की चुनौती। तो वहां भी वेस्ट के कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि अब यदि इस पृथ्वी को बचाना है, अब तो एक दो की बात करूं, इस पृथ्वी को बचाना है तो बिना उपहास की परवाह किए पुराने जीवन मूल्यों की ओर लौटना ही पड़ेगा, और कोई उपाय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य शब्दों को हमारे समक्ष रखा, हमारे साथ नंबर दिलवा देना। अब मैं नेहा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपनी स्वनिश्चित कविता आत्महत्या कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबने आत्महत्या से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है। मैंने अपनी कविता के माध्यम में आज 2 कविता आपके रखने वाली हूँ। पहली मैं आत्महत्या करने वालों की मनोदशा को समझता हूँ, तो उनकी क्या मनोदशा होती है जब उनके अंदर ये विचार चल रहा होता है कि हमें अपना जीवन खत्म करना है। और एक दूसरी कविता है जिसके बारे में मैं धन्यवाद करूंगी।
तो कविता कुछ इस तरह से है मनोदशा को लेकर कि दबा है बहुत कुछ इस दिल में, मैं अपने दिल की कहना चाहता हूँ। दबा है बहुत कुछ इस दिल में, मैं अपने दिल की कहना चाहता हूँ। उठ रहा है मन, उठ रहा है जीवन, मैं इस घुटन से निजात चाहता हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। अंधेरों से घिरा है जीवन, खींच लो मुझे अंधेरों से। अंधेरों से घिरा है जीवन, खींच लो मुझे अंधेरों से। खो ना जाऊं कहीं मैं, उम्मीद की एक किरण चाहता हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। खत्म ना हो जाए अस्तित्व मेरा, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। खत्म ना हो जाए अस्तित्व मेरा, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। थाम ले कोई आकर मुझे, मैं वो एक सहारा चाहता हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। गिर रहा हूँ मैं चिंताओं की चिता के बवंडर में, गिर रहा हूँ मैं चिंताओं की चिता के बवंडर में। मैं खुद को मौत के बवंडर में गिरने से बचाना चाहता हूँ। मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। अब और सहा नहीं जाता है, अब और रहा नहीं जाता है। अब और सहा नहीं जाता है, अब और रहा नहीं जाता है। बचा लो कोई आकर मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। चीख चीख कर अब मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ। ये तो बात हुई उनकी मनोदशा की। हम जो उनकी मनोदशा को समझते हैं, उनको कैसे पॉजिटिव फील कराएं, कैसे उन्हें मोटिवेट करें कि वो आत्महत्या के विचारों को छोड़कर अपने जीवन के बारे में सोचें। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है कि मनन करो जरा अपने विचारों में, यह मौत तुम्हें क्या दे जाए। ऐसा तो नहीं है कहीं यही परिस्थितियां तुम्हारे अपनों को भी ले जाएगी। चिंताओं के बवंडर के डर से जो तुमने जीना छोड़ दिया, सोचो आत्महत्या की इस कड़ी में तुमने और कितनों को जोड़ दिया। सुख और दुख तो जीवन की धूम-धाम है, सामना करना पड़ता है हर परिस्थिति का। तुम्हें क्या लगा जीवन इतना आसान है? सुख आया है साथ में, तो पीछे भी आएगा। खुशियां अगर हंसाती हैं, तो थोड़ा तो रुलाएगा। दुख से तुम क्यों डरते हो? यह तो जीवन का एक हिस्सा है। तुम अकेले नहीं हो इसके भागीदार, यह तो घर घर का किस्सा है। तुम तो चले जाओगे, सोचोगे या छोड़ोगे पीछे, तो दर्द तुमको मार गया, वही तुम अपने अपनों को दे जाओगे। दुख को खुद को फना कर देना क्या इतना आसान है? कुछ चिंताएं तुम्हें खत्म कर दे, क्या इतनी सस्ती तुम्हारी जान है? बातें दिलों में दबाने से बोझ सीने में बढ़ता जाएगा। हमसे दिल की कहकर देखो, मन तुम्हारा हल्का हो जाएगा। बीते कल की चिंता छोड़ो, कल क्या होगा इसे न सोचो। सारे कष्टों को भूलकर अपने आज के हर पल को जियो। मौत को तो आना ही है, क्यों आए वो समय से पहले। कितनी सांसें ईश्वर ने दी है, खुलकर जी लो उन्हें मरने से पहले। प्रेरणा बनो सबके लिए ऐसी, चलो कोई ऐसा काम करो। आत्महत्या शब्द की ही हत्या कर दो, दुनिया के लिए एक मिसाल बनो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपनी कविता हम सबके साथ साझा करने के लिए। पर सुसाइड प्रिवेंशन डे पर पायस रीजन अपनी फर्स्ट साइकोपैथोलॉजी लैब लॉन्च करने वाला है और हम होम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आभा मैम और शशांक सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि साइकोपैथोलॉजी लैब और होम फैसिलिटी के बारे में साझा करें। बड़े दिनों से हम लोग का एक ड्रीम था, जब से हम लोग आपस में संस्था में जुड़े, कि जैसे मेडिकल साइंस में पैथोलॉजीज होती हैं और हम लोग रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और अपनी फिजिकल प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं और उनकी जो भी हमारे अंदर बीमारी हमको महसूस हो रही है, शारीरिक बीमारी, उसके कारणों को थ्रू पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहते हैं कि कौन सी हमें तकलीफ या बीमारी चल रही है। तो क्यों ना हम लोग साइकोलॉजी के फील्ड में भी जो पैथोलॉजिकल जो टेस्टिंग पार्ट है उसको इतना बढ़ावा दें, इतनी उसको फेमस करने की कोशिश करें कि बहुत सी जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे आप डिप्रेशन की बात बहुत हुई, असंतुलन की बात बहुत हुई, एक्सपेक्टेशन लेवल कंपैरिजन कैसे हमें परेशान करता है और कैसे ये दो चीजें
किसी के जीवन को खत्म करने का कारण बन सकती हैं। तो ये सब बहुत सी ऐसी चीजें, और खासकर कंपैटिबिलिटी, दिन पर दिन जो एक दूसरे से बात साझा करने में कमी आती जा रही है, कि दुआ मिली है पर हम दुआ नहीं मिलता वाली बात, वो जो दिन पर दिन घट रही है, आखिर ऐसा क्या हम तलाश रहे हैं और ऐसा क्या नहीं है उसमें। या तो मेरी नजर में कमजोरी है, या प्रोडक्टिव बिल्कुल वाहियात बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल वाहियात ऊपर वाला तो बनाएगा नहीं, उसने तो परफेक्ट मैन ही बना करके भेजा होगा, परफेक्ट इंसान। इसका माने कहीं हमारे नजरिए में उसको देखने में कमी आ रही है, और कहीं सामने वाला भी ये फील हमारे अंदर डेवलप नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्टेंस वाला, कि मैं तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे संग, तुम जो चाहो कह सकते हो। और ये इन फीलिंग्स को हम पहले से जज कर पाए, समझ पाए। कंपैटिबिलिटी चाहे जरूरी नहीं कपल में ही हो, कंपैटिबिलिटी फादर मदर पेरेंट्स सिबलिंग्स आपस में सभी में एक इम्पॉर्टेंट मेजर हो सकता है। अगर इसको हम चेक करते रहे टाइम टू टाइम, तो शायद हमें क्लू मिल जाए कि कौन जाने क्या रुख ले सकता है अगले कुछ समय में। तो एक छोटा सा प्रयास या ड्रीम है जिसको आशीष जी ने पूरा करने की कोशिश की है। तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल लैब शुरू करना चाह रहे हैं, और जो होम फैसिलिटी है, तो हमारे जो टेस्टर्स हैं वो घर जाके भी आपकी अपने अगर आपने तकलीफ बताई और आप हमारे पास तक नहीं आ सकते, वैसे तो 3 सेंटर रन कर रहे हैं, काकादेव में, यहाँ पे एक लाल कॉलोनी में, सॉरी लाल बंगले में, पर स्टिल अगर कोई हमें अप्रोच नहीं कर सकता है, तो वो अपना नेम एड्रेस वगैरह देके अगर हमें कहेगा, तो हमारे बंदे वहां जाके उनके ऊपर उन टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और रिपोर्ट आप तक ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों तरह से पहुंच जाएगी। तो ये एक छोटा सा ड्रीम था जिसको पूरा करने का प्रयास है। अभी टेस्टों की मात्रा बहुत नहीं है, गिने चुने टेस्ट की हमारे पास। इंटेलिजेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेलिजेंस माने हमें सबको IAS PCS IITN ही नहीं बनाना है, इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज है। EQ हो हमारे पास, इमोशनल क्वेश्चन हो, सोशल क्वेश्चन हो, वो हमारा प्रॉपर है कि नहीं। इमोशनल सोशल के साथ के अलावा एडजस्टमेंट लेवल, स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस वातावरण में नहीं होता है, लेने में होता है। एक कहानी हमेशा सुनाती हूँ, फिर से सुना दूं एक बार, कि समाज बुरा नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, इनके आगे क्या बोले गलत नहीं बोलेंगे कि परसीवर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, रिसीवर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैनेजमेंट वालों से ज्यादा और सामान बेचने वालों से ज्यादा कौन अच्छा जानता है। सड़ी से सड़ी चीज कहाँ बिक जाएगी, कहाँ चल जाएगी, दे नो वेरी वेल। हम क्यों नहीं जान पाते? वो 10 रुपए का सामान बेच के चला जाता है, हम भावनाएं नहीं शेयर कर पाते, सब देखता है। तो परसीवर एंड रिसीवर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा एक कहानी होती है कि एक फादर था जो कि बहुत ही जो भी जेंट्स कर्म कर सकते हैं बुरे, सभी कर्मों में था, याशी बीमारी सब, और 2 बेटे थे, और दोनों बेटों ने उसको जिंदगी भर ऑब्जर्व किया, और बाद में एक बेटा पुलिस अफसर बन गया, दूसरा बेटा चोर डाकू वगैरह। दोनों का इंटरव्यू टीवी में आ रहा है। वो जेल में है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम आज इस स्थिति में हो, कहाँ से सीखा तुमने, कैसे इस गुनाह में पड़ गए क्राइम में? तो कहता मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। और दूसरी तरफ भाई का इंटरव्यू आ रहा है, वो गवाही बन चुके हैं कि आप इतने बड़े पद पे आज सुशोभित हैं, और इसके लिए श्रेय किसको देते हैं? तो कहता मैं आज जो कुछ भी हूँ पिता की वजह से। और मेरे ख्याल में ये छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी मैसेज दे सकती है कि हम समाज में और वातावरण में कमियों को ना ढूंढें। जैसा कि सर ने कहा, चीज हमारे ही पास है, सब कुछ हमारे पास है, रास्ते भी हमारे पास है। हमने देख क्या लिया, हमने चुन क्या लिया, हम चल किससे लिए, शायद यहीं से हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है। बाकी दुख सुख सभी पे आते रहते हैं, और कुछ उनसे अच्छे से लड़के एक मिसाल कायम कर जाते हैं, और कुछ बाद में कहानी बन के अखबारों में छप जाते हैं। तो यही फर्क है। इन ये घटनाएं ना हो, और एक बीइंग साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग के द्वारा अगर हम जो योगदान दे सकते हैं, उसके लिए इनके प्रयास की सराहना करते हैं। और सब कुछ बड़ा लास्ट मोमेंट पे हुआ है। फिलहाल तो ये है, जो जो चीजें हम चेक अभी कर पाएंगे, उसमें आप बता रहे हैं कि बच्चों की मानसिक समस्याओं में आपका आ जाएगा पढ़ाई में मन न लगना, भूलना। छोटे बच्चों में भूलने की बड़ी समस्या होती है।
अब इस समस्या को ज्यादा बोलेंगे टाइम वो होगा। भूलने की समस्या बच्चा नहीं भूलता है, टीचर की शक्ल देख के भूलता है। माँ कहती है घर में मैडम सब कुछ सुना देता है, तो भैया टीचर खुद तलाशे आखिर बच्चा यहाँ क्यों भूल जाता है, वहां क्यों नहीं भूलता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो जब ये बच्चे की भूलने की समस्या का हम टेस्ट लेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा बच्चे में समस्या नहीं है, समस्या तो माता जी में। या उल्टा भी होता है कि बच्चा स्कूल कॉलेज में बड़ा खुश है और घर में क्योंकि घर में बड़ी आशाएं बड़े सपने सजा के रखते हैं, राजकुमार है, जिन है हम, राजकुमार हो तुम, है ना। और दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, और एक्सट्रीम पे आदमी थोड़ी देर रुक सकता है, ज्यादा देर टॉप पे जगह बड़ी कम रहती है। तो ये एक समस्या इन्होंने बताई। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना, छोटी छोटी बातों पे बच्चों का नाराज हो जाना, ये बच्चों की समस्याएं हैं। वयस्कों में, एडल्ट्स में आप कहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, जीने की इच्छा ना होना, नींद में कमी आना और मेमोरी लॉस, ये चीजें टेस्ट कर सकते हैं। 2 4 10 और भी हैं इसमें। बौद्धिक अक्षमता माने आईक्यू लेवल पर आप अगर डेली रूटीन के काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल तभी होगा जब बंदा कोई मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आ रहा होगा कि दैनिक क्रियाएं भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उनमें असमर्थता और शैक्षणिक गतिविधियों में असमर्थ रहना, और ये अत्यधिक चंचलता, ये भी उसी में चली जाएगी आपकी हाइपर एक्टिविटी। और इसके अलावा टेस्टिंग के अलावा हमारे पास उपलब्ध हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी, मेंटल हेल्थ असेसमेंट, कैरियर असेसमेंट, आईक्यू असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट फ्रॉम वेरियस वेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट। इसके अलावा थेरेपीज हमारे पास उपलब्ध हैं, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, रिलेशनल इनोवेटिव बिहेवियर थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये हमारे सभी तीनों सेंटर्स पर ये चीजें उपलब्ध हैं। आशा करते हैं कभी जरूरत पड़ने पर, और ना भी जरूरत पड़ने पर, जस्ट फॉर योर मेंटल स्टेटस या हमारी मानसिक शक्तियां किधर की ओर जा रही है, इनका जायजा लेने के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब ज्यादातर तो मैडम ने बता दिया है। एक जो कॉमन समस्या आती थी मेरे पास में, जो पेशेंट यूजुअली बोलते थे कि सर आप लोग तो ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, जो कॉमन समस्या थी। तो उसका भी निदान हमने इसके थ्रू किया है। कई हमने टेस्ट जो रखे हैं वो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए रखे हैं कि यदि किसी को थोड़ा सा ही अपने बारे में जानकारी चाहिए या थोड़ा सा टेस्टिंग कराना है तो एक बेसिक लेवल पे वो हमसे जानकारी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा महंगे उसमें जाएं। दूसरी बात है कि अभी तक लोगों से छिपा रहता था कि पता नहीं मैं क्या जाऊंगा, कहाँ कितना मेरे को पैसा देना पड़ जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मार्केट रेट से ऑलमोस्ट हम लोग 50% तक ऑफ करके इनको यहाँ पे टेस्ट को दे रहे हैं। कहीं में ये बहुत ज्यादा ही हम डिस्काउंटेड रेट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट लोगों के लिए एक लिमिटेशन ना बने कि मैं जाके कैसे अपना टेस्ट कराऊं। टेस्ट हमारे रेट्स वगैरह डिस्प्लेड है। यदि आपको लगता है कि नहीं पर्टिकुलर टेस्ट में आपको फायदा है तो आप अपने मन से जाके बोल सकते हैं। जैसे कई लोग आते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, मुझे बोलते हैं मुझे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है डॉक्टर साहब। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में कहाँ कराऊं? आप यदि ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको ना तो पर्सनैलिटी टेस्ट कोई करने वाला सबसे मिलेगा नहीं, दूसरा यदि मिल भी जाता है आपको तो उसका रेट नहीं आपको पता होगा कितना वो चार्ज करेगा। 3000, 5000, 10,000, 15,000, कितना आपका पैसा वो चार्ज कर लेगा। हमारे यहाँ एक चीज डिस्प्लेड रहेगी कि आपके अलग अलग 3 पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपको कौन सा वाला पर्सनैलिटी टेस्ट करना है आप खुद चूज कीजिए। हर एक के आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए जाएंगे और उसके जैसा आप चूज करेंगे वो पर्सनैलिटी टेस्ट आपका अप्लाई हो जाएगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है होम बेस्ड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसका भी शुरुआत जब हमारी टीम से मैंने डिस्कस किया, मेरे पास कई सारे फोन आते थे कि डॉक्टर साहब आप घर आके मरीज को देख लीजिए। पॉसिबल नहीं है ये, एज अ डॉक्टर या एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आपका यदि प्रैक्टिस चल रहा है तो आप लोग भी जानते हैं इतना पॉसिबल नहीं है कि हम मरीज के घर जाके देख पाए। तो हमारी टीम हमने फॉर्म किया है, वो मरीज के घर जाएगी, बेसिक इवैल्यूएशन करेंगे, 2-3 टेस्ट करेंगे, सीनियर
साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करने की जरूरत होगी तो वहाँ बात भी करेंगे, और आगे का मोड ऑफ ट्रीटमेंट उसको पेशेंट को बता के आ जाएंगे। कई ऐसे पेशेंट है कि नॉर्मल बिहेवियर है, दे डोंट वांट टू कम टू साइकेट्रिस्ट, वो वहीं का वहीं वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनको आगे आने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार टीम ने असेसमेंट कर लिया तो टीम उनको बता देगी कि या तो उनको काउंसलिंग के लिए जाना है, या उनको पहले दवाओं के लिए जाना है, या दोनों के लिए उनको जाना है, तो वो आपको घर बैठे चीज का पता चल जाएगा। लेकिन हमारी चूंकि अभी टीम नई फॉर्म हुई है, टीम के भी लिमिटेशंस है, तो बहुत ज्यादा हम इंक्वायरीज एक साथ में नहीं ले पाएंगे, बट एक प्रयास हमने शुरू किया है ताकि कुछ जो लोग हैं जो घर पे ही अपना असेसमेंट कराना चाहते हैं, उनके लिए भी हम कुछ सुविधाएं घर में ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल, मेरा तो यही था जो इसके बारे में, टेस्ट के बारे में बताना है। आने वाले समय में और भी टेस्ट हम इंक्लूड करते रहेंगे, और लोगों से खुल के अपील है कि आपको जो भी टेस्ट आपको लगता है कि करवाना चाहिए, आप खुल के आइए। जैसे आप जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए कि मुझे लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे को हीमोग्लोबिन कम लग रहा है, तो मैं सीबीसी करा लेता हूँ। मुझे डिप्रेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं स्ट्रेस है, तो मैं उसका टेस्ट करा लेता हूँ। तो ऐसा कोई भी टेस्ट है तो अपना आप खुद भी आके टेस्ट करवा सकते हैं, और काफी रीजनेबल रेट रहेगा। एटलीस्ट कानपुर में तो मुझे नहीं पता कि इतने रेट में कोई पॉसिबिलिटी है, या सिर्फ दुगने रेट में भी कोई पॉसिबिलिटी रह रही है। ठीक, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि सभी लोग इसका फायदा उठाएं। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से लखनऊ से डॉक्टर श्रीवास्तव मैम जुड़ रही है। मैं पूर्ण जान को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपने शब्दों को हमारे समक्ष साझा करें। Hello, am I audible to you all? यस मैम। जो ही आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। Okay. Good evening, everyone, and congratulations to Pies Vision for launching of this first psychological testing and home visit lab. Hello. यस मैम। यू आर ऑडिबल मैम। Hello. Hello. यस मैम। आवाज बहुत धीमी हो गई अचानक से। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, आपकी आवाज ऑडिबल है। ओके। सो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और आप सबका बहुत सारा प्रयास है, सार्थक प्रयास है, इसलिए कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी। आभा मैम, आपने जितनी सारी टेस्टिंग बताई, उस टेस्टिंग में मैं कुछ ऐड करूंगी, तब आगे आज के डे के बारे में बात करते हैं। अभी जो टेस्टिंग हम लोग आपने बताया है कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्टर सर ने भी बताई कुछ टेस्टिंग सीबीसी रिलेटेड हो, चाहे एंजाइटी के टेस्ट हो। इसके अलावा बिहेवियरल चेकलिस्ट की भी टेस्टिंग ऐसी होती है जिसको हम घर पे जाकर कर सकते हैं बहुत इजीली, चाहे वो पेरेंट्स के लेवल पे हो और चाहे वो उनके और गार्जियन या टीचर्स के लेवल पे हो। कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल भी बनाए हैं हमारे पास में है, जो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर ऑन। ओके, एंड एज पर एज टुडेज डेज इज कंसर्न, yes, it's a great matter of concern for every psychologist, even every person, क्योंकि एक सुसाइड सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं है, उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं वहां भी इफेक्टेड होता है। यस, इट्स वेरी पेनफुल, और बहुत बहुत तरह की तकलीफ ये दे के जाता है। हम सब जानते हैं कि कितनी लंबी सीरीज है इसकी, और कि हर दिन 70,000 से लोग 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। हमें सब पता है कि कितनी सारी जगह
सुसाइड होते हैं और कौन सी ज्यादा प्रोमिनेंट एरियाज हैं, कौन से कम। सवाल ये उठता है कि इसको रोका कैसे जाए और क्या हम इसे रोक सकते हैं। यस, हम इसे रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे और कैसे हम समझेंगे, ये जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। वैसे भी मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है कि अगर हम कुछ इस तरह की बात कर सकें, मेरा मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कांटों की तो फितरत चुभना ही है, गलती आपकी है जो संभल के नहीं चलते। ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन कईयों बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बात करना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की। जो ये आवाज आ रही है? ओके। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि परेशानियां और समस्याएं सबके जीवन में आएंगी। आज के टाइम में जितनी सारी वरीज हर कोई लेके घूम रहे हैं और जितनी तरह की उलझने सबके सिर पे हैं, वहां पर एक सुसाइड बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है और बड़ी सहजता से लोग इस शब्द का प्रयोग भी करने लगे हैं। लेकिन हमें एक सिस्टम विकसित करना है। बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरा सारा ध्यान मेंटल हेल्थ पे रहता है और इसीलिए साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मन मस्तिष्क में वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है ताकि आप अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं, मानसिक समस्याओं से खुद से लड़ सकें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य नहीं, ये शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा में भी मदद करता है, जिनको हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहते हैं। हम जानते हैं बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीजेस हमारे चारों तरफ हैं जिनके कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं, लेकिन उसमें शारीरिक रोग दिखता है, सिम्टम्स वही होते हैं और शरीर का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता इन चीजों में मदद करती है। सबसे पहले तो आपके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप होती है कि आप हर चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। आज के बच्चों की, यंगस्टर्स, एडोलसेंस की ये आदत है कि हर चीज अंडरलाइन हो जाती है, हर चीज इन्वर्टेड कॉमा, हर चीज हैशटैग है। तो हर चीज, एवरी टच इज नॉट अ पेन, सो एंड एवरी पेन इज नॉट अ स्ट्रेस। तो ये अगर हमारे पास में PIS, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो हम इसको बियर कर पाते हैं। जब हम बियर कर पाते हैं, मेंटल एनर्जी सिक्योर रहती है तो हम इससे फाइट भी कर पाते हैं। और अगर अच्छे से फाइट करते हैं तो हमारे पूरी हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, दोनों की रक्षा भी होती है। तो कहीं ना कहीं इक्विप्ड करने की जरूरत है। वैसे भी बिलीव इन इक्विप टू अवर एडोलसेंस, अवर टीनेजर्स, अवर यूथ, उनको इक्विप्ड होने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से हर परेशानी को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे। एज वेल एज अगर आपके पास परेशानियां आ रही हैं तो साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को आगे लाओ, PIS को स्ट्रॉन्ग करो। जिन्होंने अभी समझा नहीं वो इसको समझें, अडॉप्ट करें, और जिनके पास है वो उसको स्ट्रेंथन रखें, जिससे कि आपके आने वाले जीवन में जिस तरह की भी परेशानियां होंगी आप उनसे फाइट कर लेंगे और सुसाइड शब्द को ही भूल जाएंगे। इस तरह के एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश हम लोगों की है। पाइस विजन के साथ जुड़ के इस चीज को और आगे लेके जाएंगे। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, अगर इसके बारे में कुछ चर्चा होगी तो आगे हम लोग इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। आज के दिन में सभी स्पीकर्स को सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक अच्छी सार्थक परिचर्चा हो रही है जिससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी सामने निकल कर आए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं साथ साथ में आप सब लोगों को इसके कार्यक्रम में यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी दूंगी और साथ साथ बोलूंगी कि उत्तराखंड से डॉक्टर सीता जुड़ी हुई हैं। अगर वो उनके पास में वो ट्रैवल कर रही हैं, अगर टाइम होगा तो वो जब भी फ्री होंगी तो वो भी अपनी बात को जरूर सामने रखेंगी। Congratulations, Pies Vision. Congratulations, Abha Madam. And all the very best to everyone. Thank you. so much, ma'am. आपने अपने बहुमूल्य समय को हमारे मन में Thank you very much. अब मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से डॉक्टर रायकवार, आपको बहुत धन्यवाद, आप इस लॉन्चिंग में हमारे साथ हैं।
यस मैम। डॉक्टर रायकवार, आपका बहुत धन्यवाद। जी मैम। जूही, यस मैम। जूही, सीता मैम भी जुड़ चुकी है, आप उनको ये प्रोग्राम में जब आपको लगेगा तो इनवाइट कीजिएगा। उत्तराखंड से सीता मैम जुड़ चुकी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। नमस्कार मैम, कैसी हैं? बढ़िया। ट्रॉफी देके सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप जो भी सर को देके सम्मानित करें। हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से उत्तराखंड से सीता मैम जुड़ी हुई हैं। मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि अपने हमारे साथ साझा करें। जी मैम।
तो ये आपकी आवाज क्रैक कर रही है, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैम अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ अभी बेटर है। उत्तराखंड से मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि अपने शब्दों को थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इनवाइट किया। काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके के प्रोग्राम आप लोग आयोजन कर रहे हैं। बड़ा खुशमन हो रहा है कि हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन हमको भी मिल रहा है इस तरीके के प्रोग्राम के साथ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी। जो भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें मेरा भी मानना है कि जो भी आत्महत्या रोकथाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले अपने घर से, अड़ोस पड़ोस से इस पर शुरुआत करें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर हम सोचते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हम अपने आसपास का जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं पर भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। तो छोटे स्तर से हम इसकी शुरुआत करें। अगर हम सारे लोग जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम अपने आसपास के जो अपनी पड़ोस है, अपने आसपास का समुदाय है, या जिस संस्था में हम काम करते हैं, उन पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान अगर उनकी ओर दें, अपने आसपास के लोगों के मनोभावों को जानने की कोशिश करें, देखें कि कोई इस तरीके की स्थिति से गुजर तो नहीं रहा है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है और ऐसे लोगों को हम अपनी टीम से जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो हम अपनी टीम में उसको जोड़ के उसको एज ए काउंसलर हम उसको साथ दे सकते हैं, साथ उसमें ले सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होता है, उससे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। और ये भी बोल रहे बढ़िया काउंसलिंग शायद कम लोग कर पाते का परफॉर्म रहता है। अच्छा लगा सिखा पाऊंगी। audible? नहीं जूही आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। हेलो अभी आवाज आ रही है। हाँ जूही मैम, हेलो। जी मैम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मैम, थोड़ा सा इश्यू है। जी मैम आप कंटिन्यू। हाँ मैं बोल चुकी थी वैसे थोड़ा धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं यही बता रही थी कि मैंने कहा हम लोग जिस तरीके के कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग छोटे स्तर पर भी इसको कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अपने आस पड़ोस से, अपने समुदाय से इस तरीके के लोगों को चिन्हित करें
अपने जो हमारा वर्क प्लेस है, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो उनका स्कूल कॉलेज है, उनको थोड़ा बहुत इन लक्षणों के बारे में बताएं, किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को पहचान सकते हैं कि कौन ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहा है। अगर हमको लगता है कि ऐसी स्थिति से कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बने। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं या प्रयास करने की सोच रहे होते हैं, तो उनको हम लोग अपने साथ ही जो भी हम कैंप लगाते हैं उनमें साथ ले सकते हैं। ऐसे क्या रहेगा कि अन्य लोगों की मन की स्थिति समझने में हमारे मददगार साबित होंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे सॉल्यूशन वो हमको दे सकते हैं। अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नहीं जूही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नाउ आई एम ऑडिबल मैम। यस। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव माध्यम से हमारे साथ जो भी स्पीकर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुबोध मैम, डॉक्टर रीता मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी, अपने शब्दों को हमारे साथ साझा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुमार मैम, थैंक यू सो मच रीता मैम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आभा मैडम, आभा मैडम, ये जो खुशबू कानपुर के समोसों की आ रही है ना, ये बाद में हम अच्छे से वसूल करेंगे। आपको समोसे के संग दही बड़ा जलेबी सब मिलेगा, ठीक है? जरूर। नहीं, बहुत बहुत सुंदर प्रयास है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। कांग्रेचुलेशन आशीष। और बहुत सारे ऐसे प्रयास करते करते ही हम बॉयज विजन को आगे लेकर जाएंगे। साइकोलॉजी ग्रुप में लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देखकर जानकर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। टीम को और स्ट्रॉन्ग करना है और हमारी टीम अब उत्तराखंड तक चली गई है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। अगर था आप सभी लोगों का, आप लोगों को उत्तराखंड भी इनवाइट करूंगी मैं, कभी भी मौका मिले तो जरूर आइएगा आप सभी लोग। जरूर जरूर। अच्छा प्रोग्राम लगा आप लोग का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सीता मैम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
So bye bye everyone.